माय चैनल। आज हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल्ड वीडियो तो हम पहले बना चुके हैं। इट विल बी जस्ट एन ओवरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इंटेंशन। दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना, ठीक है। वो एक्सचेंज क्या है? वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, आइडियाज़ का हो सकता है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, या कोई भी चीज़ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को हम कम्युनिकेशन कहते हैं और ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर आपको कोई मसला होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं आई इसकी समझ, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें आपका इनकोडिंग आता है। इनकोडिंग का मतलब जैसे आप मैसेज जो इनकोड करेंगे, जो बोलेंगे, ठीक है, अपने दिमाग में कुछ अल्फाज लाएंगे या फिर कुछ ऐसा जो आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं, तो वो इनकोडिंग जैसे लैंग्वेज हो गया, जेस्चर, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आप उनको ट्रांसमिट करेंगे थ्रू एनी चैनल। जैसे आपने बोल लिया, आपने लिख लिया, आपने फ़ोन के ज़रिए बता दिया, ठीक है। और फिर वो उस तक पहुँचेगा तो वो उसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब कि उसको समझेगा और उसका मतलब लेगा, ठीक है। तो ये पूरी कम्युनिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको एक्टिव लिसनिंग चाहिए होती है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो, साफ हो, आपकी आवाज़ सही हो, आपका सामने वाला जो है वो बात सुने, ठीक है। आपको फीडबैक दें, वो बोलें कि आप मतलब बात समझ आई नहीं आई। ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर आती है। कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या इस पेपर के हवाले से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बेसिकली दो टाइप्स है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की और एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इदारे में जिस तरीके से कम्युनिकेशन होती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, ठीक है। और एक कानूनी तरीका जो होता है कि आपने इन स्टेप से गुजरना होगा, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने भाई दोस्त के साथ जिस तरह मजाक करते हैं, बात करते हैं, या किसी और के साथ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। वो आपको एक पूरे प्रॉपर चैनल के थ्रू गुजरना पड़ता है और हर चीज़ को सही कानूनी तौर से करना होता है, जिस तरह रूल्स होते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। हायरार्की को फॉलो करना होता है, जैसे कौन किसके अंडर आएगा, किसकी बात किस तक पहुंचाई जाएगी। इनफॉर्मल ये है कि नॉर्मली जो कैजुअल चीज़ें होती हैं कि दोस्त बैठ के भाई गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं, ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो। आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप उसका अकाउंटेबल है, यानी आपको पता है कि मैं किसको बोल रहा हूँ और क्या बात करनी है, ठीक है। रिकॉर्ड उसका रखा जाता है, डिसीजंस बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है, इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। इनफॉर्मल में कोई ऐसा ख़ास होता नहीं, गपशप करते हैं, मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इससे एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ट्रस्ट आता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मल, ये देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल फॉर्मल कम्युनिकेशन के देखें तो मेमोज जो होते हैं ना, मतलब जो छोटे छोटे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बात चलाते हैं, रिपोर्ट्स हो गए, ऑफिशियल ईमेल्स हो गई, मीटिंग्स हो गई, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ऐसा हो रहा हो, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल ये कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट्स है, सोशल मीडिया गैदरिंग है, कहीं बैठे हुए बात कर रही है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये वही सारी चीज़ें हैं कि सेंडर आएगा, फिर वो मैसेज को एनकोड करेगा, वो मैसेज फिर किसी चैनल के थ्रू जाएगा, वो रिसीवर जो है उसको रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा, यानी उसको समझेगा और फिर उसको फीडबैक देगा। बीच में जो चीज़ें दखलंदाज हो सकती है वो है नॉइज़। जैसे अभी भी शायद आपको इस कम्युनिकेशन, हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें भी आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में अच्छा, बेसिकली मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ बिल्कुल रोड के पास ही है, तो वहाँ से बहुत शोर आता है।
तो अच्छा, फिर हमारे कम्युनिकेशन में 7 सीज़ का एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जो हम पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपकी बात पूरी हो, आधी अधूरी नहीं हो, क्लैरिटी हो, उसमें हर चीज़, हर बात को जो है क्लियरली बताया गया हो, कंसाइज़ हो, यानी टू द पॉइंट हो। बहुत लंबी-चौड़ी बात आप नहीं करें, अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं डालें। कर्टेसी यानी कि इन अ फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर, एक अदब वाले तरीके से आप बात करें, ठीक है? आपकी सारी चीज़ें ठीक हो, वर्ड्स, लैंग्वेज सारी चीज़ें सही हो, उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है? कंक्रीट ये कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्पेसिफिक हो, ऐसा ना कि घुमा फिरा के आप बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, ठीक है? और कंसिडरेशन यानी कि आपके सामने वाले बंदे के फीलिंग्स, उसके मतलब उसको इमोशंस को समझते हुए आप बात करें, ठीक है? ऐसी कोई बात ना करें कि वो हर्ट हो और उससे जो है कोई अ, मसला बने, माइंड करें, ठीक है? अच्छा, इसी तरह कम्युनिकेशन की ये चीज़ देख लेनी है आपने। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ही बड़ा सवाल आएगा, बट पता होना चाहिए। इसको हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है कि जब कोई मैनेजर्स या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कोई डिसीजन लेती है और वो दूसरे लोगों तक पहुंचाती है, मतलब ऊपर से कोई बात नीचे की तरफ आती है, इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। हाई लेवल से लो लेवल पर जो बात आती है, जैसे पॉलिसी, इंस्ट्रक्शन, मेमो, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जब हम मतलब पब्लिश करते हैं या अपने से अंडर लोगों को बताते हैं, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? जैसे कि ये बताया हुआ है, एम्प्लॉयज़ तक कोई बात पहुंचाना। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी एम्प्लॉयज़ से एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना, फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल, ठीक है? ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। जैसे कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देनी है, गाइडेंस गाइडेंस लेनी है, कोई जो है रिपोर्ट देनी है, तो ये सारी चीज़ें आप अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। हॉरिजॉन्टल यानी दो सेम लेवल के बीच में, जैसे एक शिफ्ट में दो नर्सेस काम कर रहे हैं, तो वो सेम लेवल के नर्सेस है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कहलाती है। डायगोनल कम्युनिकेशन ये होती है कि आप कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नॉट फॉलोइंग द हायरार्की स्ट्रिक्टली। यानी आप जो है वो कम्युनिकेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप बेसिकली मतलब जो हायरार्की होती है ना कि कौन किसको बताएगा, वो चीज़ नहीं है। आपने जो है फॉर एग्जांपल मैनेजर को बात बतानी है, तो वो आपका आपकी हायरार्की यही है कि आपने बात उसको बतानी है, वो आगे पहुंचाएगा। लेकिन आप मैनेजर को स्किप करते हो और सीधा जो ऊपर की अथॉरिटी है वहां तक पहुंचते हैं, इसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है? जैसे स्टाफ नर्स एचआर तक डायरेक्ट पहुंच जाए, जो कि नहीं जाना चाहिए, मतलब वो मैनेजर से बात करेगा लेकिन वो सीधा वहां जाता है। इसी तरह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी से बात करते हैं, जैसे सप्लाई कोई चीज़ मंगानी है, ठीक है? तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ठीक है? ये कुछ चीज़ें जो कम्युनिकेशन के चैप्टर से आपने देखनी है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दैट इज नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। नेगोशिएशन और कोलैबोरेशन में हमने बात की थी। सबसे पहले हमने इसके लिए समझना है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होना। A state of discord, conflict or disagreement arising from opposing incompatible interests। अब ये दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग है, उनके वैल्यूज अलग है, उनके बिलीव्स अलग है, उनके ख्यालात अलग है, ठीक है? तो जब वो अलग अलग होंगे तो एक अपनी बात को मनवाएगा, दूसरा दूसरा जो है अपनी बात को मनवाएगा, तो बीच में कन्फ्लिक्ट यानी एक तनाज़ा पैदा होगा, ठीक है? इस चीज़ को कन्फ्लिक्ट कहते हैं, सिंपल। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? मिसकम्युनिकेशन। आपको मेरी बात समझ नहीं आई और आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, तो मैं आप जो कहना चाह रहे हो मैं उसको कुछ और समझ रहा हूँ, या इस तरह की जो है वो बात प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती ना, तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है। कंपटीशन, दो लोगों के बीच में कंपटीशन होती है, एक दूसरे से आगे जाना चाह रहे होते हैं, उसके बीच में भी कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है? वर्क प्लेस में हो सकता है, पावर के लिए हो सकता है, रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकता है, ठीक है? डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, अकीदे, मजहब, ख्यालात, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें जब अलग होती हैं तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट आते हैं। हर बंदा अपने आप को सही कह रहा होता है ना। तो इसके कॉजेज़ है, पीपीटी में मैंने 2-3 लिखे हुए हैं, लेकिन आप एक नज़र उसको देख लीजिएगा। इसी तरह कम्युनिकेशन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कम्युनिकेशन जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट कभी-कभी अच्छी होती हैं, कभी-कभी बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है? तो
ये अगर हम इसके अच्छे एस्पेक्ट्स पर गौर करें तो प्रमोट इनोवेशन एंड चेंजेस, इससे जो है चेंज आता है, इससे जो है एक बंदे के अंदर एबिलिटी आती है कि वो काम को बेहतर करे। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, सामने वाला आया, उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, तो जाहिर है वो कन्फ्लिक्ट तो आएगा, लेकिन वो आपको बता रहा है कि इससे आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनोवेशन और चेंजेस आ सकती हैं। एनहेंसेस इंटरेक्शन, दूसरे लोगों के साथ आपका जो है वो बातचीत का मतलब एक मौका मिलेगा, तो आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरे लोगों की बात सुनेंगे, समझने का मौका मिलता है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह इम्प्रूव्स कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, और कोई भी मसला उसको हल करने की एक एबिलिटी आती है। जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो आपको पता कैसे चलेगा। अच्छा, नेगेटिव कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो ज़ाहिर है उसके गलत असरात भी हो सकते हैं, जैसे कनेक्शन दो लोगों के बीच में जो है बात ख़त्म हो जाती है अक्सर, काम करने की जो प्रोडक्टिविटी होती है कि काम किस तरीके से करना है और अच्छा काम होना है, तो जब कन्फ्लिक्ट चलेगा और लोगों के बीच में मसले होंगे तो ज़ाहिर है काम उस तरीके से नहीं होगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी गुस्सा, और इसी तरीके से जो है वो लड़ाई झगड़े, वायलेंस, एग्रेशन, ये से सारी चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं, पीपीटी से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, जो अगर आप पढ़ना, लेकिन बेसिकली उसमें यही है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दो लोगों के बीच में कोई भी मसला हो, ठीक है, उनके बीच में कोई किसी बात पर डिसएग्रीमेंट है, वो कहलाएगा इंटरपर्सनल। लेकिन इसमें दो लोग, दो पार्टीज, दो ग्रुप्स, दो ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दो होंगे। ठीक है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंट्रापर्सनल वो कि एक ही बंदे का आपस में, यानी वो खुद के साथ कोई लड़ाई लड़ रहा है, कि वो दो चीज़ों में कंफ्यूज है। ठीक है, और वो खुद के अंदर की मतलब इमोशनल मेंटल स्टेट में वो ऐसा है कि कंफ्यूज है। ठीक है, किसी और के साथ उसका जो है वो लड़ाई नहीं चल रही, दैट इज इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में आपने फ़र्क करना है। फिर इसमें आगे इंट्रा ग्रुप, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, यही सारी चीज़ें जो इंटर और इंट्रा ही है। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ है ना, फंक्शनल डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत फ़र्क है और इम्पोर्टेंट है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा मसला जिससे गोल को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, मतलब दो लोग किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम की गोल को अचीव करने के लिए कोई मतलब कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से इस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं कि भाई ये काम हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो जाहिर है वो कन्फ्लिक्ट तो आएगा, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कहलाएगा, क्योंकि उससे वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं मिलके। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में अगर कोई काम करने के बेहतर करने के लिए कन्फ्लिक्ट होता है तो वो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कहलाएगा, और ये एक अच्छी चीज़ होती है, हेल्दी डिबेट जिसको आप कहते हो। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल इसका आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, एग्जाम्पल जितने भी पीपीटीज है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के, ये छोड़ने नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। लेस फंक्शनल ये होता है कि इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसा कन्फ्लिक्ट आ गया कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, काम खराब हो गया, लोगों ने बोला कि अभी तो हम नहीं करेंगे, और एक दूसरे को छोड़ के चले गए, काम प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, इसको डिसफंक्शनल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर इसको आप मतलब रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, ख़त्म कैसे कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट को? नेगोशिएशन के थ्रू, बात करने, मुज़ाकरात जिसको कहते हैं ना, आप बैठ के बात करते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो जो है नेगोशिएशन कहलाता है। मीडिएशन ये कि एक थर्ड बंदा आता है और वो दोनों को मिला के दोनों के बीच में बात करवाता है, मीडिएटर कहते हैं उसको, थर्ड पार्टी। ठीक है, उसको मीडिएशन कहते हैं। इसी तरह होता है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन भी थर्ड पार्टी ये होती है, न्यूट्रल, और वो उन दोनों के लिए कोई बीच का फैसला लेगा। ठीक है, अब वो फैसला जो है बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग हो सकता है। बाइंडिंग के वो मान भी सकते हैं दोनों बंदे, या नहीं भी मान सकते, लेकिन ये उनके लिए एक फैसला लेता है। ठीक है, इसी तरह कोलैबोरेशन, यानी दोनों मिलके कोई बीच का एक पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ इसी पे जो है वो मतलब राजी हो जाते हैं। कंप्रोमाइज में क्या होता है कि एक पार्टी जो है कुर्बानी दे देती है दूसरे के लिए, कि चलो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, या ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो कंप्रोमाइज होता है। ठीक है, तो ये दोनों पीपीटीज में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हम आते हैं तीसरी पीपीटी पे, दैट इज वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट में आप
कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे इसमें एक आएगा वर्कलोड। तो वर्कलोड का मतलब क्या होता है कि आप जो है वर्कलोड रेफर टू द इफेक्टिव एलोकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्सिंग टास्क, कि जितने भी नर्सिंग टास्क हैं वो आप इस तरीके से डिवाइड करें, इस तरीके से लोगों को टास्क दें जितनी उनकी एबिलिटी है, जितना वो कर सकते हैं, या जितनी जिसमें किसी चीज़ की या किसी काम करने की काबिलियत है। ठीक है, इसको कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। यानी टास्क को, चीज़ों को ऐसे डिवाइड करना कि वो पेशेंट की क्वालिटी केयर भी हो जाए, ठीक है, और उनके जो नर्सेज हैं उनके एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको काम भी मिल जाए। डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग नर्सिंग स्टाफ टू इंश्योर सेफ एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, ठीक है, ताकि वो केयर सेफ हो, हाई क्वालिटी हो, और इसी तरीके से आप उनको जो है उनके स्किल्स के मुताबिक और सारी रिसोर्सेज के मुताबिक काम दें। इसको वर्कलोड मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें ये 3 चीज़ आती हैं। इनपुट, हर वो चीज़ जो आपके पास पेशेंट आने से पहले मौजूद होता है, या पेशेंट आता है तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जिसमें पेशेंट का डेटा आएगा, डायग्नोस आएगा, स्टाफ आएगा, रिसोर्सेज आपके जितने हैं। थ्रूपुट, जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे पेशेंट की बेहतरी के लिए, उसके केयर के लिए, नर्सिंग इंटरवेंशन हो गए, दूसरे लोगों के साथ बातचीत हो गई, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, और आउटपुट जो उसका रिजल्ट आएगा कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, रिकवर हो गया, अभी मतलब डिस्चार्ज होके जा रहा है, दैट इज पेशेंट केयर प्रोसेस। ठीक है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है पूछी जा सकती है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है? इट इज जनरली डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच टाइम, एफर्ट और कॉस्ट इज वेल यूज फॉर द इंटेंडेड टास्क और पर्पस। एफिशिएंसी का मतलब है कि आप अपना काम ऐसे करें कि टाइम बचे, मेहनत कम लगे और खर्चा भी कम हो, लेकिन पूरा काम ठीक हो। ठीक है, काम आपका पूरा हो, सही हो, इस चीज़ को कहते हैं एफिशिएंसी। यानी कम टाइम में, कम पैसों में और कम मेहनत में आपका काम बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो ये जो है कहलाता है एफिशिएंसी। अगर कोई नर्स है और वो पेशेंट की केयर टाइम पे करती है, गलतियां नहीं करती, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो ये एफिशिएंट काम है। ठीक है, आप इसको एफिशिएंसी कह सकते हो। अच्छा, एफिशिएंट का मतलब वही है ना, काम तेज है, सही है, स्मार्ट है, ये आप कह सकते हो। ओके, प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोडक्शन, दैट इज ऑफ अ प्रोडक्शंस कैपेबिलिटी टू क्रिएट इनकम व्हिच इज मेजर्ड बाय द फार्मूला रियल आउटपुट। खैर फार्मूले को तो छोड़ ही दो अभी फिलहाल। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक वक्त में आप कितना काम करते हैं। ठीक है, एक वक्त जो आपको दिया हुआ है उसमें आपने कितना काम पूरा कर लिया, वो आपकी प्रोडक्टिविटी है। अगर एक नर्स एक शिफ्ट में 10 पेशेंट की केयर कर सकती है, लेकिन कोई दूसरी नर्स है और उसी वक्त में वो 15 पेशेंट की केयर करती है, तो दूसरी नर्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, सिंपल। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्टिविटी, यही आप कह सकते हो। प्रोडक्टिविटी सिर्फ मतलब काम तेज़ी से नहीं करना, बल्कि ठीक तरीके से करना है, सही क्वालिटी के साथ करना है। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस का मतलब है आपको जो रिजल्ट चाहिए वो हासिल हो जाए, दैट इज इफेक्टिवनेस। यानी आपको अपने काम ऐसे तरीके से किया कि आपने अपने सारे रिजल्ट्स अचीव किए। ठीक है, जैसे कि काम करते हो, लेकिन जो आपका असल मकसद है ना, जो आपका रिजल्ट है, वो आपको पूरा करना है, अचीव करना है, तो मतलब आप काम सही तरीके से करते हैं। डॉक्टर ने पेशेंट को दवाई दी, पेशेंट ठीक हो गया, ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर आप जो है वो दवाई भले सस्ती थी, महंगी थी, जो भी थी, लेकिन उससे पेशेंट ठीक हुआ तो मतलब इफेक्टिव है। सही है, तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी में कम सोर्सेज में बेहतर काम करना, ठीक है, इफेक्टिवनेस में सही रिजल्ट लाना, यानी कि जो उसका रिजल्ट आया वो सही होना चाहिए। फिर ये आपको इसका मैट्रिक्स बताया गया है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अगर दोनों नहीं हो, या एक कम हो या ज़्यादा हो, या दोनों ही ज़्यादा हो, तो क्या क्या हो सकता है, ये बताया हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं, अगर दोनों ही लो हो, लो, ठीक है, लो इफेक्टिवनेस और लो एफिशिएंसी, मतलब ना आप काम सही कर रहे हैं, ना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बंदा जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डाई क्विकली, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में गलत दवाई देना और उसको देने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगाना, ठीक है, ये दोनों ही लो है आपके, तो मतलब क्या होगा, लो है। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब एक लो है, एक हाई है। फॉर एग्जांपल आपका इफेक्टिवनेस लो है, एफिशिएंसी हाई है, काम सही नहीं है लेकिन तरीका अच्छा है। ठीक है, धीरे धीरे जो है आप एक चीज़ को ख़त्म करोगे, इसमें ऐसा ही होता है। डू द रॉन्ग थिंग्स एफिशिएंटली, जो है सर्वाइव, एक चीज़ हाई है, एक लो है। फॉर एग्जांपल हाई इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस हाई है,
एफिशिएंसी लो है, यानी काम सही है लेकिन तरीका बेकार है। आप जो है वक्त बहुत ज़्यादा लगाते हो, मेहनत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बस गुजारा होगा, वो पेशेंट मतलब ऐसा ही ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर दोनों ही हाई होंगे तो थ्राइव करेंगे, थ्राइव मतलब तरक्की करेंगे। सही काम, बेहतरीन तरीका, तो आप जो है आगे जाएंगे, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, कम खर्च में और कम रिसोर्सेज में बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो है उसका एक मैट्रिक्स है, ये देख लीजिएगा, कोई ख़ास इतना मुश्किल है नहीं। प्राइमरी नर्सिंग में देखना है आपने, प्राइमरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी नर्सिंग रेफर टू कंप्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइडेड बाय द सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर। ये प्राइमरी नर्सिंग मॉडल था जो अभी तो नहीं चलता खैर, लेकिन इसमें यह था कि एक नर्स जो है वो एक पेशेंट का ए टू जेड पूरा ख्याल रख रहा है। जब से वो आया है, एडमिट हुआ और वो डिस्चार्ज होके जाता है, तो वो पूरा पेशेंट उस एक नर्स की जिम्मेदारी होती है। 24 आवर वो उसके पास रहता है, 24 आवर वो जो है काम करता है, ठीक है। और इसी तरीके से वो उनके साथ, फैमिली के साथ, और जो और हेल्थ केयर मेंबर होंगे उनके साथ भी नर्स ही बात करेगा, ठीक है। लेकिन दिस केयर मेथड इज रिजेक्टेड बाय मेनी स्टूडेंट एज टू कॉस्टली, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको रिजेक्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, या अभी ये इतना चलता नहीं है, बट पता होना चाहिए कि प्राइमरी नर्सिंग क्या है, ठीक है। फंक्शनल नर्सिंग मॉडल क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, टास्क डिवाइड करते हैं डिफरेंट, जैसे एक दवाई देगा, एक जो है वाइटल साइन चेक करेगा, एक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ठीक है। तो हर नर्स के हमने स्पेसिफिक टास्क डिवाइड किए हैं और वो उसी काम को करेगा, ठीक है। तो ये जो है फंक्शनल नर्सिंग मॉडल कहलाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पीपीटी पे, दैट इज मोटिवेशनल थ्योरीज। मोटिवेशनल थ्योरीज में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मेस्लो की हायरार्की है, इस पे हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो मेस्लो हायरार्की में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि ये कुछ नीड्स होती हैं, पेशेंट या कोई भी बंदा जो उसकी जो है वो वक्त के साथ साथ अगर पूरी ना हो तो वो आगे नहीं जा सकता, मतलब वो तरक्की नहीं कर सकता। पहला जो है वो है बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे बेसिक चीज़ें होती है ना, फूड, एयर, स्लीप, वाटर, ये सारी चीज़ें। फिर आएगा सेफ्टी, सेफ्टी में मतलब उसका घर है, उसकी सिक्योरिटी हो, बेसिक नीड्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे बिलोंगिंग्स, रिश्ते, घर बार, ठीक है, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सारी चीज़ें। फिर आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मेस्लो की हायरार्की आपने याद रखनी है, इसमें सवाल आ सकता है। दूसरी जो थ्योरी है दैट इज हर्जबर्ग थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन दो अलग अलग चीज़ों से आता है, ठीक है। मतलब जो जॉब, आप अगर अपने जॉब से सेटिस्फाई है या मोटिवेटेड है काम करने के लिए, दो चीज़ों से आता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक है मोटिवेशन और एक है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं ना वो हमने याद रखना है। तो अगर हम मोटिवेटर की बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं और उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाती हैं। इसके बगैर काम में मज़ा नहीं आता, लेकिन इनके होने से ना दिल बस खुश होता है, मतलब उसको जो है वो एक बंदे को जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे अपने काम में ये चीज़ें मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें क्या होगा, अचीवमेंट होगा, काम में जो है उसको कामयाबी होगी, उसका नाम होगा, ठीक है, वर्क एट सेल्फ होगा, यानी कि काम पसंद है उसको, या वो उसको दिल से करता है, दिलचस्पी है उसमें, ठीक है, या उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, वो जो है ग्रो कर रहा है, प्रमोशन, एडवांसमेंट, तरक्की, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी हो रही है। तो ये मोटिवेटर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं और ये आपके जॉब को बेहतर बनाती है, इससे आप खुश होते हो, ठीक है। दूसरे हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिससेटिस्फायर्स, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो डिससेटिस्फेक्शन को दूर करती है, मतलब आपको होनी चाहिए वैसे जॉब में, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन नहीं देती आपको, ये बस चलती रहती है, रूल्स है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप कोई नया करने का सोचे अपने जॉब में, ऐसा नहीं होता। ये मोटिवेशन नहीं बढ़ाती। इनसे इनकी मतलब आप कह सकते हैं इनकी कमी से लोग थोड़े बहुत, अगर ना हो ये चीज़ें तो लोग जो है ना थोड़े से परेशान होते हैं कि सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है, भाई कोई नज़र रखने वाला नहीं है, काम करने का जो कंडीशंस है वो ठीक नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत बंदे को परेशान करती है, ये होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि आपको भाई इसकी वजह से आपके काम में मज़ा आए, आपका दिल लगे, ठीक है? बेसिकली जो मोटिवेटर होती है ना, वो आपको और आगे जाने में हेल्प करती है। तो ये 2 थ्योरी, 2 फैक्टर्स जो हर वर्ग के हैं ना, वो आपने याद रखने हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको इनमें से कोई भी फैक्टर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये मोटिवेटर में आता है या हाइजीन में आता है, ठीक है? तो फिर आपको पता हो। अच्छा, थ्योरी एक्स एंड वाई जो है ये डॉगलस मैकग्रेगर की थ्योरी है। द थ्योरी फोकस ऑन टू कंट्रास्टिंग एटीट्यूड। अब ये भी थ्योरी जो है, ये भी दो मतलब एटीट्यूड के ऊपर अप्लाई होती है। एक थ्योरी एक्स और दूसरी है थ्योरी वाई, ठीक है? थ्योरी वाई है, यहाँ पे मैंने शायद ऐड नहीं किया गलती से, पर थ्योरी आई आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थ्योरी एक्स में ये होता है कि the employees are inherently unmotivated and dislike work। इस थ्योरी के मुताबिक जो लोग होते हैं ना, वो अनमोटिवेटेड होते हैं, काम करना पसंद नहीं करते, और वो जो है उनसे काम करवाना पड़ता है। उनको आप बताओगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनके ऊपर नज़र रखोगे, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि ये लोग जो है, ये आप इनको काम की तरफ लेके जाओगे और उनको एग्जैक्टली टाइम पे और सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है? और स्ट्रिक्टली उनको उनके ऊपर नज़र रखोगे, पनिश करोगे, ठीक है? शो लेक ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीव दैट वर्कर्स विल मिस्टेक फ्रीडम इफ नॉट कंट्रोल। तो इस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि अगर कोई बंदा इस थ्योरी को फॉलो कर रहा है तो वो ये कहेगा कि मेरे जो मतलब एम्प्लॉयज़ है या जो काम करने वाले हैं, वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई मैं इनके ऊपर नज़र नहीं रखूँगा तो ये काम नहीं करेंगे, और उनको बहुत कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है? इसी तरह अगर हम थ्योरी वाई की बात करें तो थ्योरी वाई में ये चीज़ उल्टा होती है कि भाई वो लोग मोटिवेट होते हैं, वो खुद से काम करते हैं और उनके ऊपर कोई नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती और वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है? तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में एक्स वाले वो लोग होंगे जो मोटिवेटेड नहीं होंगे और वाई वाले मोटिवेटेड होंगे, ठीक है? ऐसी थ्योरी जो वेक्टर रूम्स की थ्योरी है, वो ये बताती है कि अगर आपको किसी चीज़ से उसका एक्सपेक्टेशन पता चले ना कि मुझे जो है इस जॉब के लास्ट में इतने सारे पैसे मिलेंगे, मेरा नाम होगा, ये होगा, वो होगा, तो उस रिज़ल्ट को लेने के लिए आप जो है काम करते हैं, ठीक है? इसको एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं। यानी आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी तवक्को है उस चीज़ से, और उससे जो है आपको मोटिवेशन मिलेगी तो आप काम करोगे। अच्छा, इसी तरह है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल क्या है? ये इम्पोर्टेंट इससे आएगा। इसका मकसद ये है कि ये देखना है कि एम्प्लॉयी जैसे नर्स हो गए या कोई आपके दूसरे एम्प्लॉइज़ हो गए, वो अपने काम में कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? और किन चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ये परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, जैसे आप किसी को इवैल्यूएट करते हो, जज करते हो ना, तो जज करने के बाद आप ये अंदाज़ा लगाओगे कि भई ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कौन-सा काम इसका ज़बरदस्त जा रहा है, कौन-सा इसमें जो है थोड़ा बहुत इसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कहलाएगा, ठीक है? इट डिटरमाइन वही कि कुल को कितनी ड्यूटी वग़ैरह हो रही है उसकी। इसका पर्पस क्या होगा कि पर्पस में आप ये करोगे कि मतलब आपको पता हो कि जॉब कॉम्पिटेंस क्या है, मतलब वो कितना काबिल है, ठीक है? वो जो है स्टाफ को डेवलप करवाने के लिए, ठीक है? आप जो है उनको मतलब आप कह सकते हो उनका नाम होगा, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको तरक्की मिलेगी, वो आगे जाएँगे, उनके परफ़ॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, तो इसीलिए हम परफ़ॉर्मेंस अप्रेज़ल करते हैं, ठीक है? ये आपको जो है उसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वही स्टेप्स है कि भई इससे परफ़ॉर्मेंस अप्रेज़ल बेहतर होती है। इसमें आप ये देखते हो कि मतलब स्टैंडर्ड सेट करते हो ना, एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आपको पता है कि हर नर्स से उम्मीद है कि भाई वो पेशेंट की केयर में 100% सेफ्टी रखें, ठीक है? और रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल सारे उसके जो है ठीक हो। तो ये जो है मतलब आप स्टैंडर्ड सही करते हो, ठीक है? फिर वो कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन, आप उनको बताते हैं कि भाई आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय को बता देना कि स्टैंडर्ड्स क्या है और उनसे क्या उम्मीदें हैं, ठीक है? मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस ये कि असल में काम देखना उनका और उसका डेटा कलेक्ट करना कि वो किस तरीके से वो काम करते हैं। फिर कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स, इसमें हम ये करते हैं कि जो परफॉर्मेंस उनका है, ठीक है,
उससे पहले से जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना, उसके साथ कंपेयर करके देखना कि वो अच्छा जा रहा है या अच्छा नहीं जा रहा है। इसी तरह डिस्कस अप्रेजल, फीडबैक आप दोगे। फीडबैक में ये होगा कि आप उनको बताओगे कि उस उसके साथ बैठ के उसके परफॉर्मेंस पे बात होगी, अच्छी बातें क्या है, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे नीड है, ठीक है। और फिर आगे जाके क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, उसका जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे, सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी। ये आपका सारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसी तरह काउंसलिंग है। काउंसलिंग आपको पता है कि क्या चीज़ है। किसी के मतलब एक प्रोफेशनल प्रोसेस है कि किसी बंदे को समझने के लिए या उसके कोई मसला हल करने के लिए, इमोशनल साइकोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, या उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप जो करते हैं वो काउंसलिंग कहलाती है, ठीक है। अब काउंसलिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि आप देख लीजिएगा एक नज़र। इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी वन टू वन इंटरेक्शन है। आप क्या करते हैं, एक बंदे से जो है वो बैठ के बात करते हैं वन टू वन, ठीक है। तो इसमें आप पेशेंट, जैसे किसी को एंजाइटी है, किसी को मसला है, ठीक है, तो उससे आप जो है बैठ के बात करते हैं। इसी तरह ग्रुप काउंसलिंग, बहुत सारे लोग जो कि एक सिमिलर प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम हो उनको, उनके साथ आप जो है वो बात करते हो। इसी तरह फैमिली काउंसलिंग। फैमिली काउंसलिंग में ये है कि फैमिली में कोई मसला है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ठीक है, उनसे उनको काउंसलिंग देना। करियर काउंसलिंग, कोई आपका जो है स्टूडेंट है, टीचर है, वटेवर, या आपका कोई समझो कोई कलीग है और वो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसकी भी काउंसलिंग कर सकते हैं, बल्कि इसके अपने जो है प्रोफेशनल्स होते हैं। इसी तरह एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, भाई किस कोई डिसीजन लेना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। और इसी तरह साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हम जो है कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, ठीक है, उसकी काउंसलिंग करते हैं। रिहेबिलिटेशन में हम किसी डिजीज या इलनेस या एडिक्शन से बंदे को निकालते हैं, ठीक है। क्राइसिस, कोई इमोशनल सपोर्ट देना है, इमरजेंसी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी की डेथ हुई है, तो उसमें जो है जिस तरीके से काउंसलिंग होती है, तो वो कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, क्राइसिस काउंसलिंग। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपने मोटिवेशनल थ्योरीज की जो पीपीटी है, जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने जो है कुछ बेसिकली चीज़ें याद रखनी है। और ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ इदारों के नाम बताए गए हैं, कुछ डेट्स है, कुछ चीज़ें हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा मतलब रट्टा रट्टा वगैरह इसमें ज़्यादा है। तो इसमें आपको बताया गया है सबसे पहले तो हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो ये शुरू कहाँ से हुआ, ये क्वालिटी की बात कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें नहीं थी ना। पहले तो किसी को इलाज मिल जाए वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद क्या हुआ कि क्वालिटी की बात आई। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो 1800 या जो 19th सेंचुरी थी ना, उसमें जो है उसने क्वालिटी के ऊपर काम शुरू किया। 1854 जो वर्ल्ड वॉर वन थी शायद ना, उसमें तो उसने क्लीनलीनेस और हाइजीन के ऊपर बहुत जोर दिया। और इसी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की जान बची, जो फौजी थे और जो जंग में जख्मी हो रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है मतलब बेहतरी आई और क्वालिटी का एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि भाई क्वालिटी भी कोई चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो 1940 और 60 के बीच में जो जो हुआ, कि उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल तेज़ी से दुनिया में बढ़ने लगे, फैल गए। और इस दौरान जो मतलब अहम जो लोग एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी और कुछ चीज़ें दी। जैसे कि एडवर्ड डेमिंग जो है, उन्होंने पीडीसीए साइकिल दिया, प्लान डू चेक एक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जोसेफ जॉरन जो था, इन्होंने जो है डेवलप द जॉरन ट्रायोलॉजी, जिसमें प्लानिंग, कंट्रोल और 3 चीज़ें शामिल थी, ठीक है। फिलिप क्रॉसबी जो था, उन्होंने जो है जीरो डिफेक्ट एंड क्वालिटी इज फ्री का एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या क्या है देखेंगे, चलो मैं बता ही देता हूँ साथ साथ। जैसे अगर एडवर्ड डेमिंग की हम थ्योरी देखें तो इन्होंने पीडीसीए साइकिल दिया था ना, प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है, ये 4 चीज़ें उसमें शामिल थी। प्लान मतलब पहले से सोच समझ कर तैयारी करना। डू में आप फिर प्लान को अमल में लाते हैं। फिर चेक में आप उसका रिजल्ट देखते हो, ठीक है, कि कहीं गलतियां तो नहीं हुई, गलतियां ढूंढना। एक्ट में जो है वो
आप उस चीज़ को मज़ीद बेहतर करते हो, प्रोसेस को मज़ीद बेहतर करते हो। तो क्वालिटी इसमें आप क्या करते हैं कि क्वालिटी में आप पहले से सोचो और बाद में जो है वो मतलब उसी चीज़ को करो, ठीक है? तो ये उसका था। जोसेफ जॉर्डन की अगर हम देखें तो वो जॉर्डन ट्रायोलॉजी, प्लानिंग, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट की बात की थी, जिसमें उसने देखा कि क्वालिटी प्लानिंग यानी कैसे क्वालिटी को आप अचीव करोगे, पहले से आप प्लान करेंगे, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल का ये है कि काम के दौरान क्वालिटी चेक करते रहना, ठीक है? और क्वालिटी इम्प्रूव ये है कि हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करना। उन्होंने कहा सिर्फ कंट्रोल जो है ना वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है कि आप वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बेहतर करें। फिलिप क्रॉस्बी की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि डिफेक्ट का कांसेप्ट दिया था ना ये, मतलब गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहते थे कि क्वालिटी फ्री है, अगर आप पहले से ठीक काम करो तो बाद में आपको उसमें और इम्प्रूव करने का खर्चा नहीं आएगा, या उसको जो है वो सुधारने का खर्चा नहीं आएगा। आपने गलती की तो ज़ाहिर है फिर बाद में उसको सुधारोगे, लेकिन अगर आपने पहले से ही काम किया तो सुधारने का खर्चा आएगा नहीं, ठीक है? तो क्वालिटी इज़ फ्री उसमें। तो ये 3 थ्योरीज़ थी जिन्होंने जो है वो क्वालिटी के ऊपर बड़ा काम किया। फिर बात आती है राइज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो 1980 के बाद स्टार्ट हुआ, और इन्होंने जो है वो बात की कि भाई आप कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करोगे, एम्प्लॉय उसमें शामिल होंगे, पेशेंट सेटिस्फेक्शन उसमें शामिल होगी, ठीक है? तो इसके लिए आप क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे। अब यही क्वालिटी ये डेट से देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें बताया गया है कि हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स और जो चीज़ें हैं ना, तो दुनिया में जो है ना कुछ इदारे हैं, जैसे अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो ये जॉइंट कमीशन जेसीआई और आईसीओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, ठीक है? ये पूरी दुनिया में हेल्थ केयर और इंडस्ट्रीज और इन सारी चीज़ों की जो है वो क्वालिटी देखती है कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जॉइंट कमीशन जो है ये बेसिकली अमेरिका से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब पूरी दुनिया के हॉस्पिटल के इसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ठीक है? पहले ये अमेरिका में था, लेकिन अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोई अमेरिका में भी हमने पढ़ा कोई 91 थे, 90,000 थे या इतने कुछ हॉस्पिटल इससे एफिलिएटेड है। इनका काम क्या है? हॉस्पिटल की क्वालिटी चेक करना, पेशेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, केयर को मेजर करना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है? अच्छा, आईसीओ जो है 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ये जो है ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री हो गई, हॉस्पिटल हो गया, कोई कंपनी हो गई, कुछ भी इदारा हो ना, तो उसमें जो है ये एक आप समझो कि रूल बुक है, ठीक है? और ये डिसाइड करेगा कि भाई कौन से रूल्स को फॉलो करना है और किस तरीके से काम करना है। तो इनका काम जो है ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट करना, रेगुलरली चीज़ों को चेक करना, बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं और देखते हैं। पहले आपको क्वालिटी मैनेजमेंट से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है? ये 2 अल्फ़ाज़ है। देखिए एक TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इन दोनों में फ़र्क करना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अगर हम देखें तो इसमें मतलब क्या है इसका, कि पूरी टीम मिलकर हर वक़्त क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश करें। हर डिपार्टमेंट और हर इंसान इसमें शामिल हो, ठीक है? मतलब इसमें आपकी लीडरशिप से लेके आपके टॉप से लेके मैनेजर्स, बॉस और एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग, उनसे लेके सबका आइडिया लेते हैं, सबसे जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? और सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल होती हैं। तो उन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लास्ट तक जो एक स्वीपर तक है ना, वो आपने जो है उसमें देखना होता है, और सब लोग क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है? जैसे हॉस्पिटल एम्प्लॉयज ठीक है बाय इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग इज फॉलो अप केयर। मतलब हॉस्पिटल के डिस्चार्ज प्रोसेस में नर्सेज से पूछा गया क्या पेशेंट घर में जा सकता है, बेहतर है, ठीक है? या फिर नर्सेज ने कहा कि डिस्चार्ज समरी जो है वो अभी बनाई नहीं। मतलब हर चीज़ में जो है ना आप कह सकते हो कि नर्सेस का भी रोल है, स्वीपर का भी रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है, तो हर बंदे को जो है वो बेहतर होना चाहिए और हर बंदे का इसमें रोल होना चाहिए, ठीक है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अब सिस्टम से आप सिस्टम ही याद रखोगे कि ये एक निज़ाम है, पॉलिसीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, कैसे चेक करना है और फिर कैसे और बेहतर करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती हैं, ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं,
और इसी से जो है आप काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब एक पूरा सिस्टम, एक पूरा रूल बुक जो आप कहते हो वो आपके पास हो और उसी के मुताबिक आप काम करें। ये जो हमने प्लेन डू चेक एक्ट का वो बताया ना पहले ही, तो ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, तो देख लीजिएगा एक नज़र। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पीपीटी, दैट इज एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन को अगर हम देखें तो इसमें आप जो है वो 20 सेंचुरी की बात हुई है कि नर्सिंग जो है वो 20 सेंचुरी के बाद यानी 2000 या 1900 के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, ठीक है, और इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई। लोगों ने डिग्रियाँ लेना शुरू कर दी, डिप्लोमे लेना शुरू कर दिए नर्सिंग के, ठीक है, और ये एक प्रॉपर फील्ड बना, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग इसमें आए हैं और ये एक बहुत ही एक डाइवर्स फील्ड बन गई। फिर पीएनएमसी की जो बात बताई गई है, जिसको हम पीएनसी कहते हैं, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल, ये 1948 में जो है वो बनाया गया था, ठीक है, और ये 1952 और 73 के जो आईन है ना पाकिस्तान के, उसके मुताबिक इसको जो है वो एक्ट दिया गया है। उनके पास अथॉरिटी है किस चीज़ की, कि वो नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिस की जितनी भी एजुकेशन है, ठीक है, उसको देखें, उसको रजिस्ट्रेशन को देखें, नर्सिस को रजिस्टर करना, उनको लाइसेंस देना, सारी चीज़ें उनका काम है। यानी इसने पीएनसी को जो 1973 का जो एक्ट है, पीएनसी को नर्सिंग एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग रेगुलेट करने का पूरा जो है वो इख्तियार दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 2023 में जो बताया गया है कि 2023 में इसमें मिडवाइफरी भी शामिल किया गया ना, अब इसको पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल कहते हैं, पीएनएमसी, जिसने पूरे मतलब जितने भी रूल्स है उनको अपडेट कर दिया और नर्सिंग और मिडवाइफरी दोनों को एक ही काउंसिल के नीचे ला दिया, ठीक है। तो ये पीएनएमसी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता हो। एक्रेडिटेशन की अगर हम बात करें ना, तो एक्रेडिटेशन क्या चीज़ है, इज अ फॉर्मल सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट प्रोसेस थ्रू विच एन ऑथराइज्ड बॉडी इवैल्यूएट एंड रिकॉग्नाइज एन इंस्टीट्यूशन। मतलब ये एक ऑफिशियल बॉडी है, एक इदारा है, जिससे आपके हॉस्पिटल, कॉलेज या सर्विस या ऐसी सारी चीज़ों को वो चेक करती हैं कि आपकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या है, आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को जो उनके हैं आप फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक्रेडिटेशन वही चीज़ है कि एक ऐसा इदारा जो आपको एक्रेडिटेट करती है, यानी आपको अगर अपना नाम देती है कि हाँ आप जो है वो खोल सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो वो क्यों देंगे, क्योंकि आप उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे और इसी चीज़ को एक्रेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई नर्सिंग कॉलेज चाहता है कि उसका सर्टिफिकेट जो है ना पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में माना जाए, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल उस कॉलेज को इंस्पेक्ट करेगी। कैसे? टीचर्स उसका देखेंगे, टीचर्स क्वालिफाइड है, लैब सही है, करिकुलम वो जो फॉलो कर रहे हैं अपडेटेड है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो पीएनसी एक्रेडिटेशन दे देगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि उस कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो उस डिग्री पर जो है वो होंगे, तो उनकी डिग्री जो है वो एक्सेप्ट होगी और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये पीएनसी से अप्रूव्ड है, इनके पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्रेडिटेशन का प्रोसेस होता है। व्हाट इज ISO 9000? ये बड़े मजे की चीज़ है, मजे की तो नहीं है खैर लेकिन इम्पोर्टेंट है। ISO 9000 या 9000 भी आप कह सकते, इज अ फैमिली ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। मतलब ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्रुप है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गाइडलाइंस और रूल्स देता है, ठीक है, कि भाई आपने जो है किस तरीके से क्वालिटी को मैनेज करना है, किस तरीके से काम करना है, तो वो सारे रूल्स यहाँ से आएंगे और आप ISO 9000 के रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक हॉस्पिटल चाहता है कि उसके सब प्रोसेसेस जैसे पेशेंट एडमिशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज सारे ऑर्गेनाइज और बेहतर हो, तो वो ISO को फॉलो करेगा, ठीक है। उसकी जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करेगा और उसी हिसाब से उसके रूल सेट करेगा और काम करेगा। तो ये बेसिकली एक रूल बुक है जिसको आप फॉलो करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल सेट करने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं होता है, ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो है वो है GCI, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, GCI, जो कि 1994 में बनाया गया था, ठीक है। और ये भी गोल सेट करता है, जैसे कि इसमें जो है एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में बनी थी। इसका काम
ये है कि दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूट जितने भी होंगे ना, उनकी क्वालिटी और सेफ्टी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करना और उनको एक्रेडिटेशन देना। जैसे पाकिस्तान में पीएनसी करता है तो इंटरनेशनली ये देता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली सिर्फ हेल्थ केयर और उसमें काम करता है। जैसे है प्रेजेंट इन मोर देन 90 कंट्रीज, मतलब 90 कंट्रीज में इससे मतलब इसके वो है एक्रेडिटेशन है। एक्रेडिटेशन यानी हॉस्पिटल को इंस्पेक्ट करना, अगर वो जेसीआई के स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं तो उनको सर्टिफिकेट देना, ठीक है, उनका ये काम होता है। एजुकेशन देना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, किसी हॉस्पिटल के सिस्टम्स को बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें इनका काम होता है। जैसे कराची के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चाहता है कि उसकी क्वालिटी अमेरिका या यूरोप जैसी हो, ठीक है, और लोगों को उसके ऊपर भरोसा हो, तो वो क्या करेगा, वो जेसीआई एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करेगा। वो टीम आएगी, वो उसको इंस्पेक्ट करेगी कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसा है, पेशेंट की सेफ्टी कैसी है, स्टाफ ट्रेंड है, इमरजेंसी सिस्टम ठीक है या नहीं है। इन सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो उसको एक्रेडिटेशन देंगे यानी उसको अप्रूवल देंगे, ठीक है। अब जिन हॉस्पिटल के पास ये चीज़ होती है तो वो लोग उसके ऊपर बिल्कुल मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। सही है। आगे चलते हैं। आगे आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क बताया गया है। ये तो खैर पढ़ने की चीज़ है, लेकिन देख लीजिएगा। जैसे इसका फुल नेम बताएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, ठीक है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, बट फुल नेम ये है तो देख लीजिए। इसी तरह जेसीआई या जेसीआईए जो है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, ठीक है। आईएसओ का मेन काम क्या होता है, पूरे इंडस्ट्रीज को, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके रूल सेट करना। इसका जेसीआई का काम होता है हॉस्पिटल्स के रूल को सेट करना, ठीक है। या आप किसी भी रूल पे, ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। इसको आप सिर्फ क्लिनिक, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की जगह पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी प्रोसेसेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अच्छा करना। इसका काम क्या होगा, पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ाना, क्लिनिकल क्वालिटी को बेहतर करना, हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, रिस्क को कम करना, ठीक है। तो ये उसके कुछ मेन चीजें हैं, देख लीजिएगा एक नजर। लास्ट हमारी जो पीपीटी है दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो डेटा कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाता है ताकि मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद हो, ठीक है, और सारी चीज़ें आसानी के साथ हो। मतलब हर वो जो पुराना तरीका होता है ना, जैसे आजकल भी चल रहा है कि भाई हर चीज़ आप लिखो, फाइल्स बनाओ, ये करो वो करो, फिर लास्ट में जो है आप देखते रहो कि वो फाइल कहाँ रखी थी, तो ऐसा ना हो। कंप्यूटर बेस्ड सारा सिस्टम हो तो आप जो है रॉ चीज़ों को, जो एक मतलब खराब चीज़ें भी होते हैं तो आप उसको ठीक करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, तो किसी भी टाइम फिर आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी को मतलब वही कहते हैं ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी में जो है दूसरा जो आपको बताया गया है वो क्या है, नर्सिंग ऑब्स्टिकल्स विद यूजिंग इंफॉर्मेशन। कुछ कुछ लोगों को जो है ना मसले होते हैं। मसले क्या होते हैं कि नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या स्पेशली नर्सेज के लिए, जो पुराने नर्सेज होते हैं उनको ये चीज़ें कंप्यूटर यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता, या फिर उनके लिए वो चीज़ नहीं होती है तो वो इसके खिलाफ थोड़े से खिलाफ होते हैं, आप कह सकते हो कि उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं ऑब्स्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, पता नहीं होता नर्सेस को कि कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करना है, चैलेंज, डेटा एंट्री स्लो करते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं आता, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भैया आप आ जाओ मेरे लिए काम करो, ठीक है, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट टू चेंज, वो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते क्योंकि उन्होंने सारी उम्र जो है वो पेपर के ऊपर काम किया, लिखा है, चीज़ों को फाइल बनाए। अब वो अगर कंप्यूटर पे आते हैं तो वो डरते हैं कि भाई हमसे कोई गलती हो जाएगी, वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, पहले 2 मिनट में काम होता था अब 10 मिनट में होगा, ठीक है। या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई ये टेक्नोलॉजी ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर उनको इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनको पता नहीं होता, ठीक है, चीज़ें उनको नहीं पता होती। पुअर सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि वो डिज़ाइन जो है ना, जो सिस्टम आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो ऐसा है कि भाई वो अच्छा नहीं है, वो जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो आसान नहीं है, उसको चलाना मुश्किल होता है। अगर आपको बिल्कुल वो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं चला सकते हो, तो ये भी एक मसला हो सकता है।
लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और डिवाइसेस, अगर आपके पास शॉर्टेज है, कंप्यूटर कम है, टैबलेट्स कम है, वर्क स्टेशन कम है, इसी ऐसे मसले भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बर्डन ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपको हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना होता है, कंप्यूटर में डालना होता है, ठीक है। एंट्री में गलती हो सकती है, कुछ भी मसला हो सकता है। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ज़ाहिर है अब जब आप इन चीज़ों को कंप्यूटर बेस करोगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टाफ को लाओगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे तो उस पर बड़ा खर्चा होगा, तो ये मसले होंगे। अब रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नर्स का क्या रोल होगा इस चीज़ को मतलब ठीक करने में या फिर टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में। तो कोई जो है वो मतलब ये कि नर्स मैनेजर एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और बेड साइड नर्सिंग के बीच। उसका काम ये है कि वो इंश्योर करें कि नई टेक्नोलॉजी की ना सिर्फ आए बल्कि उसका जो है वो इफेक्टिवली यूज़ भी हो ना। तो इसीलिए नर्स जो है वो बड़ा मतलब नर्स मैनेजर का रोल होता है। तो वो जो है क्या करेगा, प्लानिंग एंड सेलेक्टिंग टेक्नोलॉजी, तो वो कहाँ पे जो है वो ज़्यादा नीड है, डिजिटल चीज़ों की कहाँ पे नीड है, तो उसको जो है वो मतलब सेलेक्ट करेगा नीड के मुताबिक, ठीक है। उसको टेक्नोलॉजी के देखेगा कि कौन सी चीज़ अफोर्डेबल है, कौन से नर्सेज के लिए आसान है, ठीक है। इसी तरह ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट, जब नया सिस्टम आता है तो पहले सब नर्सेज को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि वर्कशॉप, डेमोज, हैंड ऑन सेशंस और ट्रेनिंग वगैरह, ताकि वो जो है वो बेहतर हो, ठीक है, और वो काम कर सके। ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है और इससे बिल्कुल एक एमसीक्यू तो आएगा ही इसके डेफिनेशन का। दैट इज नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इंटीग्रेट्स नर्सिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस टू मैनेज एंड कम्युनिकेट डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन नर्सिंग प्रैक्टिस। हम नर्सिंग प्रैक्टिस के साथ दूसरी चीज़ें मिलाते हैं, कंप्यूटर साइंस, नर्सिंग साइंस, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें मिलाते हैं ताकि उससे नर्सिंग की फील्ड बेहतर हो। यानी नर्सिंग में आपने कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया, आईटी ऐड कर दिया, ताकि वो कंप्यूटर बेस्ड हो सारी चीज़ें, ठीक है, और नर्स को डेटा एंट्री करने में सारी चीज़ें में आसानी हो। तो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, यानी वो डेटा जो है वो इंटीग्रेट करेगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वो सारी चीज़ें जो वो है, वो डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी और इसी तरीके से वो कंप्यूटर को यूज़ करना उसको आ जाएगा, ठीक है। फिर वो आपको यही बताए कि उसका क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव होगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, क्लिनिकल डिसीजन लेने में बेहतरी होगी, मेडिकेशन एरर ख़त्म हो जाएंगे, रिमोट एंड टेली हेल्थ नर्सिंग, यानी किसी को आप ऑनलाइन भी उसकी हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, वर्क फ्लो बेहतर होता है, सारी चीज़ देख लीजिएगा नज़र। तो इससे जो है बहुत सारे जो है वो इम्प्रूवमेंट आते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आई होप यू गॉट इट। इन चीज़ों को देख लेना, अगर कोई चीज़ में समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।